इवन इस एग्ज़ाम में हो, चाहे बीबीए का, चाहे एमबीए का, इवन कहीं भी हो, अगर वो आपके सिलेबस में है तो 100% उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, और वो है आपका सिंप्लेक्स मेथड। तो जैसे अभी की सिचुएशंस क्या हैं कि अभी आपका पेपर अगर डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो हो सकता है कि जो सिंप्लेक्स है उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाए, और अगर नॉर्मल सिलेबस से आएगा तो हो सकता है उसका फिर प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल का। तो सिंप्लेक्स की सारी टर्मिनोलॉजी बेसिक जो है वो सारे हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये सारे हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने इसका जो बेसिक फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूलेशन है वो भी पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा। अब जो है इसका हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड में एक कंडीशन क्या थी कि आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते। आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हमको दो से ज़्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे तो हमें उसको ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी। हमारे पास केवल दो ही एक्सेस होते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट होते थे वो एक्स और वाई के ही होते हैं। एक्स वन एक्स टू दो ही वेरिएबल होते थे, तो हम उनको एक्स और वाई में डिनोट कर देते थे। लेकिन अब अगर आपके पास मान लीजिए कभी तीन वेरिएबल्स आ गए, ये दो तीन आ गए या चार वेरिएबल्स आ गए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही प्रॉब्लम क्या था कि ग्राफिकल मेथड में सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो है सिंप्लेक्स मेथड को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड क्या है, और उसका जो एल्गोरिदम है, इसका जो प्रॉपर एल्गोरिदम है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर मान लीजिए कभी आपका क्वेश्चन उससे नहीं आया न्यूमेरिकल, तो 100% वो ये चांसेस है कि उसकी एल्गोरिदम पूछी जाए। तो हम उसका एल्गोरिदम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे होता है। अभी आज कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल हम पूरा सॉल्व कर लें, अगर नहीं कर पाते हैं तो कल परसों में एक मैक्सिमाइजेशन का और एक मिनिमाइजेशन का, ये दो केस देखेंगे। और फिर इसके बाद एक हम देखेंगे बिग एम मेथड और टू फेज मेथड का। टू फेज आपके सिलेबस में शायद है नहीं, लेकिन हम उसको बताएंगे क्योंकि वो उसमें आता है। आपके जो बिग एम मेथड होता है ना, तो उसमें कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है वो। तो हम इस वजह से आपके ये चारों मेथड बताएंगे, इसमें आपको एक हफ्ते का टाइम लग सकता है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड की एल्गोरिथम क्या है और सिंप्लेक्स मेथड क्या है। तो सिंप्लेक्स मेथड पहले हम देख लेते हैं किस फॉर्म में होता है और उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? सिंप्लेक्स मेथड इज एन इटरेटिव प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एलपीपी इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसको क्या है कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं। जब हम सिंप्लेक्स मेथड के न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें जो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे पड़ेंगे, यही स्टेप्स आपके कहलाते हैं एल्गोरिथम। यही स्टेप्स आपके कहलाते हैं एल्गोरिथम। So this method provides an algorithm which consists of moving from one vertex of the region of the feasible solution to another in such a manner that the value of the object function at the succeeding vertex is less or more as the case may be than at the previous vertex। हम वहाँ पर सिंपल ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ते थे? हमारे पास कुछ वर्टेक्स होते थे, हमारे पास कुछ वर्टेक्स होते थे, तो वो क्या होते थे? हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन जो होता था उसके वर्टेक्स होते थे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने हमारे पास एक ग्राफ था, हमारे पास एक ग्राफ था, उसमें से इस तरह से लगभग कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें हमने क्या किया था कि हमने पॉइंट निकाले थे, कुछ हमने कुछ पॉइंट निकाले थे। ठीक, और उस पॉइंट के जरिए हमने ये निकाला था कि हमारा अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का मतलब कि जैसा भी केस है उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है। अब ये मान लीजिए कि मैंने इस तरह का कुछ एक ग्राफ में इस तरह का बना देता हूं जिसमें से जो है हम केवल एक आइडिया लगा सकें कि उसका रीजन किस तरह का हो सकता है। एक ऐसे और एक ऐसे कर देता हूं मैं, और एक ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए
कि ये आपका जो इसके अंदर का रीजन, ये पूरा आपका रीजन है वो। तो देखिए इसके कितने वर्टेक्स हैं, एक तो 0,0 हो गया ये वाला, फिर एक ये हो गया, सर गुड मॉर्निंग। रेस्ट। यस सर। शांत रहिए बेटा, ओके सर। क्लास में अभी मत बोलिए, क्लास के बाद में हम आपको टाइम देंगे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक सर। तो ये यहाँ पर जो ग्राफ बना है इसके अंदर का जो रीजन है, जो इसके अंदर का रीजन है, इसके जो किनारे के पॉइंट देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 पॉइंट है। अब इन 5 पॉइंट के हमें क्या करना होता था, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z बराबर होता था, उसमें से हम ये पॉइंट रखते थे। और अगर जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है, तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमाइजेशन होगा वो हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर मिनिमाइजेशन का केस होगा तो हम मिनिमाइजेशन का केस निकाल करके उसको सॉल्व कर लेते थे। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इसमें सिंप्लेक्स मेथड में जब हम स्टेप फॉलो करेंगे तो जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, तो हम ऑप्टिमम तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसमें कुछ प्रोसीजर निकल के आएंगे, कुछ पॉइंट्स निकल के आते रहेंगे, तो हम फिजिबल सॉल्यूशन में जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वहां तक पहुंचेंगे। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, एल्गोरिथम। अब यही एल्गोरिथम में स्टेप्स क्या क्या इंक्लूड हैं ये हम आगे चल के देखते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन लेट एक्स बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द एलपीपी। मान लीजिए कि आपका एक एक्स बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो मैक्स जेड इक्वल टू सी एक्स, मैक्स जेड इक्वल टू सी एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब मैं इसी को थोड़ा सा अगर बड़ा करके लिख देता हूँ तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मैक्स जेड, एम ए एक्स, मैक्स जेड इक्वल टू, और हमने यहाँ पर लिखा है सी एक्स। यहाँ पर देखिए सी एक्स, ये मैंने लिख दिया कैपिटल सी और एक्स, इस तरह से लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आपका फंक्शन किस तरह से बनेगा, वो बनेगा मैक्स जेड इक्वल टू, अब देखिए ये फंक्शन बनेगा c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस ऐसे ही c3 x3 डॉट 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 करके cn xn तक। ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। मतलब कि ये x1 x2 जितने भी आपके डिसीजन वेरिएबल्स होंगे उनके हिसाब से आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये आपका जो छोटा सा लिखा ना मैक्स जेड इक्वल टू सी एक्स, ये जब आपका एक्सप्लोर करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा ये। ठीक, अब आगे आते हैं आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो कि है ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। अब ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म है। अब हम इसको कैसे अगर डिनोट करेंगे, तो जो यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, यहाँ पर तीन तरह की इक्वेशंस बन सकते हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या तो लेस देन इक्वल टू होगा, या तो केवल सिंपल इक्वल टू होगा। तीन कंडीशन आएंगे। तो जैसे ये ए एक्स बी है तो यहाँ पर होगा a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 डॉट डॉट अप टू b1 तक। मैं इसका आपको नीचे एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ जो हमने इसको एक्सप्लोर किया है। ये रहा देखिए, ये आपका जो स्टेप 4 में लिखा हुआ है इस तरह से आएगा, जैसे a11 इसके साथ ये x1, a12x2, a13x3, a14x4 डॉट डॉट अप टू a1xn तक। ये हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये है हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इनकी कंडीशन है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ठीक, अब जो लास्ट में बी आई, अब इसमें से कुछ हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स भी होते हैं। हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स का मतलब है हमारे पास एक्स आई, ये जो एक्स है ना, जितने भी x1 x2 x3 होंगे उन सब की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, उन सब की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, वो अब जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, उनकी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, उनकी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका, हाँ एक चीज और, आपको जो निकालना है तो दो तरीके से होगा। या तो आपका सीधा सीधा इक्वेशन दिया होगा, तब आप उसको सीधे डायरेक्ट टेबल में, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की टेबल है उसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपके सीधे सीधे इक्वेशंस नहीं दिए होते हैं तो आपको उसको पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर टेबल में रखेंगे। ठीक है ना? तो हम इसका फॉर्मुलेशन आपको बता चुके हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द गिवन एलपीपी इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन का केस है या मैक्सिमाइजेशन का केस है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, हम जब भी सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए ही सॉल्व करते हैं। हम मोस्टली केसेस में मैक्सिमाइजेशन केस के लिए सॉल्व करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, जैसे सेंसिटिविटी वगैरह है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। केवल आपको मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन और बिगम मेथड इतना पढ़ना है। ठीक, तो अगर आपका मैक्सिमाइजेशन फंक्शन का है तो आप सीधे टेबल में रख लीजिए। अगर मिनिमाइजेशन का केस है, अगर आपका मिनिमाइजेशन का केस है तब आपको उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स जेड, अब यहीं पर अगर मैं लिखा होता, ये लिख देता मैं मिन जेड, मतलब कि अब ये मिनिमाइजेशन का फंक्शन है, तो हम क्या करते कि फिर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड को हम माइनस जेड में कन्वर्ट कर देते, जो मैक्स जेड होता है तो हम उसमें माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा जेड मिनिमम जेड। ठीक, तो हम अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस है तो हम सबसे पहले उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरा स्टेप, वेदर चेक ऑल बी आई आइदर B1 B2 B3 आर पॉजिटिव। हमारे पास जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको स्टेप 4 में इक्वेशन दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये B1 B2, ये B1 B2, हमें ये देखना है कि इनकी वैल्यू सभी पॉजिटिव हैं या नहीं है। ये B1 B2 की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये कहाँ पर होती हैं? ये इस तरह से होंगी जैसे आपके पास ये यहाँ पर दिखा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4.1 देखिए, यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका 4 पॉजिटिव है। अब यही मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव होता, ये 4 की जगह -4 होता, तो फिर हमें इसमें माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता। यहाँ पर क्या लिखा है? चेक वेदर ऑल बी आई आर पॉजिटिव। ये जो आपके 4 और 2, ये क्या है? पहला 4 है B1, दूसरा 2 है B2, ठीक है ना? तो ये हमारे पास सभी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इफ एनी वन ऑफ बी आई इज नेगेटिव देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट बाय -1। हम उसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे जितने भी बी आई है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। अब जब हम इसको माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज है, जो आपका ये सिंबल है, ये जो इनइक्वलिटी, जो लेस देन इक्वल टू है, ये इसका साइड अपोजिट हो जाएगा, ये साइड इसकी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, अब ये 4 की जगह -4 होता है तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये जो है 4 हो जाता है। इसको हम एक बार कॉपी करके यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर इस तरह की कंडीशन आ गई तो। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2 और इक्वल टू, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लेस देन इक्वल टू 4। मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। ये रहा, ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी दी हुई है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब अगर इस 4 की जगह मैं यहाँ पर लिख दूं -4, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -4। अब क्या करेंगे? हम इसमें लिखेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? -x1 माइनस x2, और ये जो लेस देन इक्वल टू ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -4 था
तो ये हो जाएगा प्लस का 4, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये इक्वेशन थी, अगर हमारे पास ये बी आई की वैल्यू माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए हमेशा सारे बी आई पॉजिटिव होना चाहिए, ये चेक कर लीजिएगा। इसका अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है तो इस तरह से आता है कि इसकी कंडीशन दे दी जाएगी, बताएंगे कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर बी आई नेगेटिव दिया है तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर वो तो आपको उसमें कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। नाउ express the problem in standard form by introducing slack or surplus variable to convert the inequality constants into equation। अब आपको स्लैक या सरप्लस वेरिएबल, ये आपको कंडीशन बता चुका हूं मैं कि कहां पर स्लैक वेरिएबल होगा ऐड होगा और कहां पर सरप्लस वेरिएबल। जब आपका लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हो तो वहां पर स्लैक वेरिएबल ऐड होता है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन हो वहां पर सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है। और केवल अगर सिंगल इक्वल टू हो तो वहां पर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, तो आपको जो आपकी कंडीशंस जो सब्जेक्ट कांस्टेंट दी, जैसे यहाँ पर x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा था x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक सरप्लस वेरिएबल। तो हम डिक्टो इसमें ऐसे ही लिखेंगे और ये ग्रेटर देन वाला सिंबल हटा देंगे और हम यहाँ लिखेंगे माइनस S1 प्लस A1। जब हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं तो उसके साथ में हम एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करके एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। ये हम इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन के साइन में। अब यही चीज अगर केवल लेस देन इक्वल टू की होती, ये वाली, अब मैं यहाँ पर इसको केवल इस तरह से करता हूँ, ये यहाँ पर मैं ये वाला सिंबल हटा देता हूँ तो यहाँ पर केवल ऐड होगा एक सिंपल S1, केवल इतना ऐड होगा। अगर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन होती तो केवल ये होता। अब सेम यही केवल अगर इक्वल टू होता, ये वाला सिंबल केवल होता, तो फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता प्लस का A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये A1 A2 इसलिए है कि मतलब कि जितने भी स्लैक जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे हमें उतने ही स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड करने होंगे, इस वजह से हम ये A1 A2 लिख रहे हैं। अगला है ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द फॉर्म एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी एंड पुट इट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सिंपलेक्स टेबल फॉर्म द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल एज गिवन बिलो। आपको फिर जब ये सारा चीज कर लेंगे सिलेक्ट वेरिएबल तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, ये एक तरह की टेबल बनेगी। अब यहाँ पर देखिए सी जे लिखा है, इसके बाद उसके आगे लिखा C1 C2 C3, ये क्या है, ये है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनके कांस्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे मैक्स जेड, तो यहाँ पर देखिए C1 C2 C3 अप टू डॉट डॉट Cn, ये कांस्टेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे, कहाँ, ये सबसे ऊपर। ठीक, इसके बाद ये सीबी ये कौन से कांस्टेंट है, जो आपके सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स के होते हैं, जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट के आपके पास लिखे होंगे वो वाले होंगे। सब्जेक्टिव कांस्टेंट में क्या होते हैं, आपके पास B1 B2 B3, उसकी वैल्यू कहां पर आएगी, ये आएगी आपकी, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ XB, वैल्यू ऑफ XB। ये S1 S2, ये S1 S2 ये ऐसे ही लिखे जाएंगे जितने आपके सिलेक्ट वेरिएबल उनके कोफिशिएंट। जैसे S1 का कोफिशिएंट यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये दिया है एग्जाम्पल 4.1। ठीक, अब 4.1 में आपके पास हमने इसको क्या किया है, जो सिंपल सा बताया है, इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। ठीक, दो सब्जेक्टिव कांस्टेंट है तो मतलब कि इसमें दो सिलेक्ट वेरिएबल जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्टिव कांस्टेंट और दोनों में लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस s1 और दूसरे वाले में x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4, और यहाँ पर x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 2।
अब ये जो ये सिलेक्ट वेरिएबल S1 और S2 जो ऐड किए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं उनका हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसी वजह से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम इनको जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर रहे हैं। हम इनको जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं तो इसको जीरो कोफिशिएंट के साथ लिख रहे हैं, तो 0s1 प्लस 0s2 ये हम लिख रहे हैं। ठीक, अब जब हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर मैक्स जेड लिखा था, ये C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 ऐसे होता था। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर 3, C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 0 और C4 की वैल्यू 0। तो अब देखिए जो टेबल हम बना रहे हैं वहां पर जो C वाला कांस्टेंट है हम कैसे लिख रहे हैं, देखिएगा। ये रही आपकी टेबल CJ, ये रही आपकी टेबल, आप वहां समझिए। फिर x1 का कोफिशिएंट कितना था 3, x2 का कोफिशिएंट 2, फिर वहां पर s1 का कोफिशिएंट 0 और s2 का कोफिशिएंट 0। ये देखिए क्या था 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो x1 ये लिखा नीचे, x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का कोफिशिएंट 2, s1 का कोफिशिएंट 0 और s2 का कोफिशिएंट 0। ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक, अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास स्लैक वेरिएबल थे उनके कोफिशिएंट, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें स्लैक वेरिएबल के कोफिशिएंट हम यहाँ पर CB में लिखते हैं। हमने क्या बताया कि जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल होते हैं उसके कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। CB का मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, CB कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो S1 का कोफिशिएंट कितना था 0 और S2 का कोफिशिएंट भी 0। XB क्या है, XB यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं उनके राइट साइड में जो वैल्यू है, देखिए हमारे पास दो सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे, कौन कौन से, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4 और x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 2। तो जो राइट साइड में 4 और 2 ये दो आपकी वैल्यू हो गई b1 और b2 की वैल्यू। ये है आपकी b1 और b2 की वैल्यू। तो यहाँ पर ये लिखा है xb, पहले की वैल्यू है 4 और दूसरे की वैल्यू 2। अब यहाँ पर जो 1 1 1 0 0 माइनस 1 0 ये लिखा है, ये क्या है जो आपके सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स में है उनके कोफिशिएंट, पहला है A11, दूसरा A12, तीसरा A13, चौथा A14, दूसरा है A21, A22, A23, A21। अब यहाँ पर जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट है ये उसके कोफिशिएंट है। पहले इक्वेशन में देखिएगा सब्जेक्टिव कांस्टेंट में क्या है और उसके कोफिशिएंट क्या क्या है। पहला है हमारे पास x1 प्लस x2, ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस s1 और यहाँ पर s2 का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 1, s1 का कोफिशिएंट 1, s1 का कोफिशिएंट 1 और s2 है नहीं तो s2 का कोफिशिएंट 0। दूसरे वाले में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -1, s2 का कोफिशिएंट 0, s1 का यहाँ पर है नहीं तो s1 का हो जाएगा 0। तो अब नीचे जरा टेबल में आते हैं, देखिए हमने कैसे लिखा है। देखिए x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 1, s1 का कोफिशिएंट 1, s2 पहले वाले में थे नहीं तो s2 का कोफिशिएंट 0। अब दूसरे वाले में आते हैं, उसमें था x1 माइनस x2, s1 नहीं था तो s1 की जगह 0 और s2 था तो s2 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -1 और x1 का कोफिशिएंट -1 केवल। ठीक, ये हमने सारा सब कुछ रख दिया, अब जरा फिर से आते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, जो एल्गोरिथम है हम उसमें आते हैं। नाउ स्टेप 4 क्या कह रही है, कंप्यूट द नेट इवैल्यूएशन Zj माइनस Cj बाय यूजिंग द रिलेशन Zj माइनस Cj इक्वल टू CB इनटू AJ माइनस Cj। Examine the sign of Zj minus Cj, then if all Zj minus Cj greater than or equal to 0, then the initial basic feasible solution XB is an optimum basic feasible solution. If at least one Zj minus Cj is greater than 0, then proceed to next step as the solution is not optimal. ठीक, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सभी Zj माइनस Cj निकालना है, Zj माइनस Cj का रिलेशन दिया है, हमारे पास अगर सभी Zj माइनस Cj की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी है तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन वहीं पर खत्म कर देना है। यहाँ पर ये सिंबल गलत लिखा है, ये लेस देन होगा। ठीक, लेकिन अगर Zj माइनस Cj की वैल्यू लेस देन, कोई भी एक वैल्यू लेस देन 0 आती है,
अगर कोई भी एक वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन को आगे बढ़ाना है। सोल्यूशन को आगे बढ़ाना है कैसे, जिसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो वाले कॉलम और को लेकर के, उस वाले कॉलम को लेकर के। उसके बाद जब उस कॉलम को लेंगे तो क्या करेंगे, स्टेप 6 कह रहा है कि टू द फाइंड एंटरिंग वेरिएबल दैट इज की कॉलम, जिसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव है। इफ देयर आर मोर देन वन नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे, चूज द मोस्ट नेगेटिव ऑफ देम। अगर एक से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो उसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है आपको उसको सिलेक्ट करना है। जो जेड जे माइनस सी जे है उसको सबसे आपको सिलेक्ट करना है। लेट इट बी जेड आर माइनस सी आर फॉर सम जे इक्वल, दिस गिव्स द एंटरिंग वेरिएबल एक्स। ये आपका जिस कॉलम में होगा वो आपका एंटरिंग वेरिएबल कहलाएगा। एंड इज इंडिकेटेड बाय एन एरो एट द बॉटम ऑफ द आरथ रो, मतलब कि जिस कॉलम में होगा या रो में होगा उसके नीचे आप एक एरो बना देंगे कि ये हमारा सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वाला कॉलम है। इफ there are more than one variable having the same most negative zj minus cj, then any one of the variable can be selected arbitrarily as the entering variable। अब मान लीजिए कि वहां पर कई ऐसे हैं, मान लीजिए -5 -5 -5 3 4 में है, तो आप क्या करेंगे, उनमें से एक कोई भी एक आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें टेबल दिया है, तो टेबल में देखिए सबसे नीचे जो जेड जे माइनस सी जे हमने निकाला है तो उसमें -3 -2 0 एंड 0 ये चार वैल्यूज आई हैं। तो इसमें जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है दैट इज -3। द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन दिस टेबल इज -3। द वैल्यू ऑफ जेड जे माइनस सी जे दैट है मोस्ट नेगेटिव इज -3। तो हमने वहां पर क्या किया, उसके बगल में देखिए एक हमने एरो बना दिया है, हमने एक एरो बना दिया। अब जहां पर ये एरो है उसके सामने का वेरिएबल कौन सा है, x1। जो x1 है वो वेरिएबल होगा आपका एंटरिंग वेरिएबल। क्या था कि जो सबसे नेगेटिव वैल्यू होगी जिस कॉलम में, उस कॉलम का जो वेरिएबल होगा वो होगा आपका एंटरिंग वेरिएबल, वो होगा आपका एंटरिंग वेरिएबल। यहां पर आपका स्टेप देखिए क्या कह रहा था, स्टेप 6, if there are more than one negative zj minus, choose the most negative of let them, let it be zr minus cr for some j equal to r, this gives the entering variable xr। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, x1, x1 हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल, xr का मतलब r की वैल्यू 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास x1 हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होगा, x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। एंड इंडिकेटेड बाई एन एरो, हमने वहां पर एक एरो लगा दिया एट द बॉटम ऑफ द अर्थ कॉलम, जिस कॉलम में था हमने उसके नीचे एक एरो लगा दिया उस कॉलम में। इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल हैविंग द सेम मोस्ट नेगेटिव जेड माइनस सीजे, देन एनी वन ऑफ द आर्बिट्ररी कैंडिडेट। अगर उसमें से कोई एक से ज्यादा तो आप आर्बिट्ररी कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब आगे देखिए, इफ ऑल एक्स आई आर लेस देन इक्वल टू 0, देन देयर इज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर जितने भी आपके पास नीचे एक्स आई आर की वैल्यू आ रही है, अगर वो सभी 0 या 0 से कम है, 0 या 0 से कम है, तो इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। अब अगर इसके अलावा इफ एटलीस्ट वन एक्स आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एक्स आर एंटर द बेसिस। अगर आपके पास एक भी कम से कम एक ही मान लीजिए एक्स आई आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उसमें जो x1 मतलब कि एक्स आर की वैल्यू जो 1 2 x1 x2 x3 जो भी होगा वो आपका एंटर करेगा एज ए बेसिस के फॉर्म में, आपका वो करस्पॉन्डिंग वेक्टर एक्स आर एंटरिंग वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। नाउ टू फाइंड द लिविंग वेरिएबल और की रो, आपने जिस कॉलम में सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू थी उसको बोलते हैं हम की कॉलम। जो हमारे पास जिसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू थी वो होगा हमारे पास की कॉलम। जैसे यहाँ पर हमारे पास है इसमें x1 वाले में, x1 वाले में हमारे पास ये रहा, ये कॉलम जो हमारे पास है ये x1 वाला, ये है हमारे पास की कॉलम। अब हमें क्या चाहिए, की रो और की एलिमेंट, हमें चाहिए की रो और की एलिमेंट। तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टू फाइंड द लिविंग वेरिएबल और की रो, हमें जो लिविंग वेरिएबल, एक वेरिएबल तो एंटरिंग हो गया कौन सा x1,
x1 हमारा जिसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो एंटरिंग वेरिएबल होगा। अब लीव कौन करेगा, कौन से वेक्टर वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, कंप्यूट द रेशियो एक्स बी आई अपॉन एक्स के आर, compute the xbi upon xkr that is all xir greater than equal to 0। हमें क्या करना है, जिस कॉलम में की कॉलम आया है, जौन सा कॉलम की कॉलम आया है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स बी की वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड कर देंगे एक्स बी की वैल्यू को हमारे पास की कॉलम की वैल्यू से। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स बी की वैल्यू कौन सी है, 4 और 2, 4 और 2, और यहाँ पर हमारे पास की कॉलम कौन सा आया है, ये x1 वाला। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा, जो वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो मतलब कि 4/1 और 2/1। देखिए यहाँ पर हमने मिनिमम रेशियो निकाला, दैट इज एक्स बी इक्वल टू x1, एक्स बी इक्वल टू x1। तो 4/1 दैट इज इक्वल टू 4 और 2/1 इक्वल टू 2। ठीक, हमने क्या किया, ये मिनिमम रेशियो अब इसमें से सेलेक्ट करना था। मिनिमम रेशियो कौन सा है, 2। हमारे पास इसमें जो मिनिमम रेशियो है वो आ रहा है 2। तो हम उसको, जिसमें मिनिमम रेशियो आ रहा है, जो मिनिमम रेशियो आ रहा है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, कंप्यूट द रेशियो एक्स बी आई एक्स के आर इफ द मिनिमम ऑफ द दीज रेशियो बी xbi, then choose the variable xk to leave the basis called the key row and the element at the intersection of the key row and key column is called the key element। कहते हैं कि अब यहाँ पर देखिए जो आपका एंटरिंग वेरिएबल है, जो आपका एंटरिंग वेरिएबल है वो था आपका x1। अब लीविंग क्या है, जहां पर सबसे कम रेशियो आया है, एक आया है 4 और एक आया है 2, तो कौन सा है, 2 वाला रेशियो कम है। तो जो इसके सामने की रो हो गई ये वाली रो, तो इसका मतलब हमने ये देखिए एरो लगा दिया है सेकंड रो वाले में, ये वाला वेरिएबल आपका लीविंग होगा। कौन सा, S2, S2 आपका लीविंग वेरिएबल है, ठीक है ना। अब इस लीविंग वेरिएबल को हमें क्या करना है, हटाना पड़ेगा, किसकी जगह, x1 की जगह। जब अगली टेबल बनाएंगे तो ये हमारे पास है लीविंग वेरिएबल, तो हम इस S2 की जगह क्या एंटर करेंगे, x1, और x1 की वैल्यू कितनी है, 3। x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। तो ये 3 हम कहाँ पर, यहाँ पर रख देंगे, जहाँ पर ये 0 रखा ना, एरो का निशान लगा है, यहाँ पर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x1 दैट इज 3। ठीक, हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये रो है पूरी और जो कॉलम हमारे पास ये है, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर। दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला देखिए, ये पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो जहां पर की रो, जो ये वाली रो है, जो आपका सेकंड रो है, वो कहलाएगी आपकी की रो, और जिसमें मोस्ट नेगेटिव वाली थी वो की कॉलम। तो की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाएगा आपका की एलिमेंट। क्या कहलाएगा, की एलिमेंट, वो होगा आपका की एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपका की एलिमेंट कितना है, 1। उस 1 को हमने सर्किल यहाँ पर कर दिया। आप चाहें तो सर्किल कर दें या बॉक्स के अंदर कर दें, कुछ भी कर दें, या आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं की एलिमेंट। ठीक, तो ये आपका हो गया की एलिमेंट। तो आपके पास सारी बेसिक चीजें निकल कर के आ गई। आपको की कॉलम पता हो गया, की रो पता हो गया, की एलिमेंट हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको ना, अगला स्टेप फॉलो कीजिए। आपके पास हो गया स्टेप 7 तक, आपने की रो, की कॉलम और की एलिमेंट सब निकाल लिया। नाउ फॉर्म ए न्यू बेसिस बाय ड्रॉपिंग द लीविंग वेरिएबल एंड इंट्रोड्यूसिंग द एंटरिंग वेरिएबल। अब आपको एक नई टेबल बनानी है जहां पर आपको लीविंग वेरिएबल को हटा देना है और जो एंटरिंग वेरिएबल है उसको इंट्रोड्यूस करवा देना है। ठीक, कैसे, अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड वैल्यू अंडर CB, जो CB की वैल्यू थी उसमें हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो जहां पर CB की वैल्यू 0 थी, तो हम वहां पर जो वेरिएबल हमारा एंटर हुआ है S2 की वैल्यू जहां पर 0 थी, वो हम वहां पर 3 इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक, अभी हम आगे और दिखाते हैं। एंड कन्वर्ट द लीडिंग एलिमेंट टू एंड यूनिटी बाय डिवाइडिंग द की इक्वेशन बाय द की एलिमेंट एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इन इट्स कॉलम टू 0 बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कह रहे हैं कि जो की एलिमेंट था, जो की एलिमेंट था उसको हमें यूनिट करना है, उसको यूनिट करना है।
तो वो यूनिट कब होगा, जब हम की एलिमेंट को की एलिमेंट से ही डिवाइड कर दें, जब हम की एलिमेंट को की एलिमेंट से ही डिवाइड कर दें। यहाँ पर तो अभी 1 है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 होता, जो यहाँ पर आपका की एलिमेंट है, हमें इसको यूनिट करना होता है। यहाँ पर तो अभी ऑलरेडी 1 है, अगर यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 2 3 4 होती तो हम फिर 2 3 4 या जिससे जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है हम उसी से उसको डिवाइड कर देते। तो हम यहाँ पर अभी 1 से डिवाइड करके इस पूरे को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/1, 1/1, -1/1, 0/1, 1/1। हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब अगली टेबल बनाएंगे तो हम उसमें इसका ख्याल रखेंगे। ठीक, इसके अलावा जो दूसरी बची हुई रो है, जो दूसरी बची हुई रो और कॉलम है, जैसे ये ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली को क्या करना है, हमें इसके एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला रहा ये, क्या, न्यू एलिमेंट इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब यहाँ पर जब हम आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले इसको देख लेते हैं। गो टू, जब हम ये सब कर लेंगे इसके बाद गो टू स्टेप 5 एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल आइदर एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फॉर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इसके बाद जब हम ये पूरा चेंज कर लेंगे सारी रो और कॉलम को, तो हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगली स्टेप 5 नंबर प्रोसेस करेंगे, क्या, जेड माइनस सीजे देखेंगे उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं, मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे। उस तरह से फिर हम पूरी प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे आगे के स्टेप, जब तक कि हमारे जेड जे माइनस सीजे सभी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ना हो जाए, 0 या 0 से बड़े ना हो जाए। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास हमने जो एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, ये हमारे पास टेबल बन गई थी। अब हमारे पास क्या है, की रो की एलिमेंट की कॉलम सब कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो रो है उसको हम देखिए, जो न्यू जो ऊपर वाले टेबल की है हम उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास ये वाली रो है, कौन सी, ये वाली, इस रो को हम कैसे कन्वर्ट, ओल्ड एलिमेंट मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे, 4 हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ की रो एंड की कॉलम। की रो था तो हमारे पास की रो में कौन सी थी, ये 2 इंटू 2 इंटू की कॉलम का एलिमेंट, की कॉलम का एलिमेंट कितना है हमारे पास 1, तो 4 माइनस 1 इंटू 2, 4 माइनस 1 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई की एलिमेंट कितना 1। ठीक, तो 4 माइनस ओल्ड एलिमेंट, 4 में से हमें क्या घटाना है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम, 4 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब कि 4 माइनस 2 हमें घटाना है तो कितना आ जाएगा 2। तो जब हम अगली टेबल बनाएंगे तो इस 4 की जगह रखेंगे हम 2, इस 4 की जगह 2। सिमिलरली दूसरे में देखिए, यहाँ पर क्या, ओल्ड एलिमेंट 1 माइनस हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग की रो का एलिमेंट 1 इंटू की कॉलम का एलिमेंट 1, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट 1, तो 1 इंटू 1/1 पूरा 1 आ जाएगा, और ओल्ड एलिमेंट क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर आएगा 0, 4 की जगह 2, यहाँ पर आएगा 0। अगला देखते हैं, यहाँ पर है 1, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा जो अगला एलिमेंट है -1, यह है -1, ठीक है ना, तो -1 इंटू की कॉलम का एलिमेंट 1, -1 इंटू 1, तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 1 -1, तो 1 माइनस -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर S1 की जगह 1 माइनस 1 इंटू 1/1, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर कितना आएगा 0 माइनस 1 इंटू 1/1, तो 0 माइनस 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो जो अब यहाँ पर बनेंगे इस फॉर्मूले के, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, ओल्ड एलिमेंट, जो न्यू एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन की रो एंड की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक, तो हमारे पास जो यहाँ पर अब जो नई टेबल बनेगी वो आ जाएगी यहाँ पर 2
0 0 और यहाँ पर सॉरी 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1। तो अब देखिए जब मैं अगली टेबल बनाऊंगा तो वहां पर हमारे पास क्या आता है, ये रहेगी अगली टेबल। देखिए 2 0 2 1 और -1। और जो हमारे पास जो नीचे वाली थी उसमें हमने की एलिमेंट से सीधा सीधा डिवाइड कर दिया था, मतलब कि 1 से, तो सारी जो कहते हैं रिमेनिंग रिटर्न हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, फिर से वही ZJ माइनस CJ निकालना है। हमें ZJ माइनस CJ निकाल, ZJ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ZJ की वैल्यू हम निकालते हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज होती हैं CB की, और यहाँ से जो XB X1 X2 इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 6 वैल्यू आई है वो कैसे आई है, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया हमारे पास 0 प्लस 6 6। अब इसमें देखिए 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो 0 प्लस 3 दैट इज 3। फिर यहाँ पर देखिए 0 इंटू 2 और इंटू प्लस -1 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना है माइनस का 3। यहाँ पर आएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, तो 0 प्लस 0 0। यहाँ पर 0 इंटू -1 और 3 इंटू कितना 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 0। ठीक, तो हम इस तरह से वैल्यूज इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद सीजे हमारे पास कौन से हैं, ये सीजे की वैल्यूज हमारे पास ये 3 2 0 0 3 2 0 0, तो जड्जे की जो वैल्यू आएगी उसमें हम सीजे को घटा देंगे। और सीजे में फिर वही मोस्ट नेगेटिव देखेंगे, तो अब देखिए हमारे पास जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5, वो आ रही है -5। जब -5 निकाले तो अब हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, x2। अब हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है x2। अब हम x2 करेंगे और इसकी जगह हमें जो लीविंग वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास मिनिमम रेशियो से निकलेगा, वो हमारे पास मिनिमम रेशियो से निकलेगा। तो मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं 2b xb की वैल्यू जो हमारे पास की एलिमेंट होता है उससे हम, जो की कॉलम के एलिमेंट होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2/2 कितना 1, यहाँ पर ये 1 लिखा है ये गलत है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर फिर 2 इंटू -1, 2 डिवाइडेड बाई -1, तो नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू हमने छोड़ दिया। याद रखिए कि मैंने बताया है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, x1 x2 x3 जहां भी हो नेगेटिव वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू इस तरह से कोई भी आए तो वो वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो कितना है 1 सबसे मिनिमम, तो ये वाला हो जाएगा आपका की रो, मतलब कि हमारे पास लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा S1, S1 की जगह क्या आएगा x2, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी x2 की 2, तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर आएगा 2। तो अब अगला जो हमारे पास आएगा, तो देखिए हमारे पास जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, ये रही हमारे पास जो अगली टेबल है वो ये रही। यहाँ पर S1 की जगह आ गया 2, x1 की जगह 3 पहले ही ऑलरेडी था, xb की जगह अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास ये था हमारे पास की कॉलम, ठीक है ना, हमारे पास की कॉलम, अब की रो ये था, अब की रो के जो की एलिमेंट है हमें उसको 1 करना है, तो हम क्या करें 2 से इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, S1 वाली रो है इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा 2/2 1, 0/2 0, 2/2 1, 1/2 0, -1/2 माइनस का 1/2। देखिए ये सारी चीजें आ गई, देखिए 1 0 1 1/2 और -1/2। ठीक, इसके बाद अब देखिए फिर x1 वाले में, जो हमें x1 वाले में क्या करना है, अगेन वही ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ की रो, एलिमेंट ऑफ की रो एंड की कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वही फॉर्मूले से। यहाँ पर देखिए मैं एक बता रहा हूं, पहला सबसे पहला 2 वाले में देखिए 2 माइनस ओल्ड एलिमेंट 2 था, 2 माइनस हमारे पास अब यहाँ पर है -1 जो हमारे पास की कॉलम का एलिमेंट है, तो 2 यहाँ पर, ठीक है ना 2, इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है हमारे पास, दैट इज 2, यहाँ से देखिए 2 इंटू और इसका एलिमेंट 2 दूनी के 4, ठीक, 4 में से हमारे पास 1 गया, हमारे पास कितना आया
3 यहाँ पर देखिए, तो -1/2 कहाँ है हमारे पास एलिमेंट इसका, ये रहा 2 माइनस माइनस का 1/2 इंटू 2, तो इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास नई टेबल आती है, जो नई टेबल आती है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सीधा डायरेक्ट रख देती है। ठीक, तो देखिए 2 ओल्ड एलिमेंट माइनस, अब इसकी जगह जो आया था, पहले क्या था, पहले यहां पर था आपका 1/2, ये आपका की एलिमेंट कितना है 2, और इसकी जो वैल्यू आई थी माइनस की 1/2। ठीक है ना, आपने क्या किया, इसको कर रख दिया, ये 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। ठीक, दूसरा वाला एक बार देख लीजिए, दूसरे वाले में ओल्ड वैल्यू कितनी है 1, ओल्ड वैल्यू 1। ठीक, फिर माइनस आपका जो की एलिमेंट है, जो आपका की कॉलम का एलिमेंट है, वो आपका सब में 1/2 ही है, आपका जो की एलिमेंट है सब में आपका 1/2 ही है। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट था ये वाला एलिमेंट 0। ठीक, अब यहीं पर देखिएगा अगले में -1 इंटू -1 माइनस -1/2, और ये वाला एलिमेंट जो आपका नया वाला है कितना 1, 0 वाले में 0, ये 0 आया x1 वाले में, x1 वाले में देखिएगा माइनस का 1 ओल्ड एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास क्या माइनस का 1, ये रहा 1 माइनस, फिर आपके पास जो की एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो कितना है, दैट इज 1/2, 1/2 आपका। ठीक है ना, अब देखिए इनटू आपका जो नई टेबल में वैल्यू आई कितनी 0, तो इनटू 0 ये रहा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1, तो आपने ये रख दिया यहाँ पर 1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर 0 1/2 एंड 1 1/2, ये आपका है। अब आपको क्या निकालना है, फिर से आपको वैल्यू ऑफ जेड निकालनी है, तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ एक्स बी, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर सी बी की वैल्यू 2। ठीक, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स बी 3, यहाँ पर सी बी की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 2 प्लस 9 11, ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो 0 प्लस 3 दैट इज 3, ये आ गया। ठीक, ऐसे ही ये सारे अपने जेड की वैल्यूज निकालनी। अब सीजे मतलब कि अब सीजे निकालना है आपको, तो सीजे में क्या 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, फिर यहाँ से जेड जे 5/2 माइनस 5/2 दैट इज 5/2 आ जाएगा, 5/2 माइनस 5/0 दैट इज 5/2, ये आपका आ गया। अब देखिए सारी की सारी वैल्यूज या तो 0 या 0 से बड़ी, इसमें अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नाउ since all the zj minus cj are greater than equal to 0, so it means the solution is optimum। अब zj माइनस cj की सभी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव या 0 हैं, तो आपका ये आपका सोल्यूशन, zj की वैल्यू कितनी आ गई, ये है आपका 11, आपका 11 जो है zj की वैल्यू आ गई। और x1 और x2 की वैल्यू कितनी आई है, x1 की वैल्यू आई है कितनी, ये रही आपकी 3, x2 की वैल्यू कितनी आई है, ये रही आपकी 2। ठीक, तो x1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 2, ये यहाँ पर 2 होगा। ठीक, ये आपका आ गया x2 की वैल्यू। अब zj की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी है आपकी 11, तो ये हो गया आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। ठीक, अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। Now if someone has any query, so you can ask now.